नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी, आपका दोस्त अरुणेश यादव आज फिर आपके साथ हूँ। कुछ पुरानी बातों पे पुनरावलोकन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर जो ये 5 राज्यों का चुनाव हुआ, तो इस चुनाव का क्या पैटर्न रहा। हालांकि मैंने कल पिछले पिछले वीडियो में ये बताया है कि जो विपक्ष हैं वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में विफल रहा। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि चुनाव हुआ है। चुनाव के बाद को एक पार्टी हारी है, एक पार्टी जीती है और हार जीत राजनीति का पहलू है। हालांकि राजनीति से, जो हमारे देश की राजनीति है, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। लोग भावुक हुए, जीतने वाले खुश हुए हैं, उनको मेरी बधाई। एक विचारधारा जीती है, एक विचारधारा हारी है। तो जो विचारधारा हारी है तो वो लोग काफी भावुक हैं और मेरे पास तमाम लगभग 2 दिन से तमाम फोन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बातें मुझसे साझा करते हैं और अपनी भावनाएं, जो उनके हृदय की भावनाएं हैं, उनको मुझसे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और मैं सबकी बातें अच्छे से सुनता हूं। तो कल कुछ लोगों के जो फोन आए, जो बहुत सारे लोगों के फोन थे, उनमें से कुछ मोटे मोटे तौर पे 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं साहब ईवीएम हैक हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बेईमानी कर ली, भारतीय जनता पार्टी ने वहां बेईमानी कर ली। तो मेरा जो अपना अवलोकन है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप हारे हैं, आपकी विचारधारा हारी है, तो उसके लिए बहाना बनाना, सामने वाले पे दोषारोपण करना, ये सबसे अच्छा। तो कहीं ना कहीं हमें हार का अवलोकन करने की आवश्यकता है कि जो पार्टी, जो विचारधारा के लोग हारे, तो आखिर वो क्यों हारे, और जीतने वाले आखिर क्यों जीते, आखिर उनमें क्या खासियत है और जो हारे हैं उनमें क्या कमी है। दोषारोपण करना सबसे आसान काम है, तो कमियां निकालने से कुछ नहीं होता साहब। दूसरे में खास तौर से खुद की कमियां देखी जाए, तो मैं एक पैटर्न को देख रहा हूं लगभग 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली झूठ को परोसा और इस झूठ को परोसने में वो माहिर हैं, सपने दिखाने में वो माहिर हैं, और उनकी इस कला की और इस काबिलियत की मैं तारीफ करता हूं और होनी भी चाहिए। अगर आप अभिनय क्षमता में पारंगत हैं और आप इस चीज का अच्छे से प्रचार भी कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो एक तंत्र है आरएसएस, वो भी बखूबी गली गली जाकर, घर घर जाकर लोगों से चर्चा करता है, लोगों का मन समझता है, लोगों का मन भांपते हैं ये लोग, और फिर अपनी राय रखते हैं और लोगों के हिसाब से उस राय को मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर कोई कहेगा साहब ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि साहब कांग्रेस देश को बचा सकती है या कांग्रेस की सरकार आती है तो ये होता है, तो फिर वो इतिहास में जाएंगे और ये कहेंगे कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसकी वजह से भारत पाकिस्तान के टुकड़े हुए, देश 2 भागों में बट गया, और कांग्रेस अगर दोबारा आ गई तो ये मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी और देश के फिर से टुकड़े हो जाएंगे। और इतना उनको कॉन्फिडेंस में ले आते हैं कि लोगों को लगता है नहीं साहब, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है और कांग्रेस ने बहुत गलत किया। अब देखिए, अतीत की बातें हैं, 70 साल, 75 साल, 80 साल पुरानी बातें हैं। कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, आज का बच्चा कैसे समझेगा, आज का जो आदमी है वो कैसे समझेगा। क्योंकि न्यूज चैनल, मीडिया अब उस चीज को नहीं दिखा रहे हैं। न्यूज चैनल और मीडिया जो सबसे आसान माध्यम होता था, या अखबार, तो उस पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और विपक्ष इस समय, जो मैं पैटर्न देख रहा हूं, विपक्ष उतना सजग नहीं। जो मुझे लग रहा है कि जो नुकसान हुआ, देखिए एंटी इनकम्बेंसी थी, जनता का विरोध था। उत्तर प्रदेश की बात करें हम, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की करें या मणिपुर की करें, हर जगह एंटी इनकम्बेंसी थी। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है वो जनता से कनेक्ट करने में सफल रही। जो जनता के वहाँ के स्थानीय मुद्दे थे तो उनको समझाने में सफल रही। अब चाहे वो मुद्दे सही हो गलत हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें हम, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें और मणिपुर की बात करें, तो यहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष उन चीज़ों को समझाने में और जनता के जो भावनाएं हैं, जो सेंटीमेंट्स हैं, उन तक पहुंचने में नाकामयाब रहा।
कल मैं किसी साथी का एक लेख पढ़ रहा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो ये 2ab एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें, ए और बी जुड़ तो रहे हैं, उनका स्क्वायर करके जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो ब्रैकेट में ना आके अलग अलग जुड़ रहे हैं तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहे हैं। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और वो ब्रैकेट में आके उनका होल स्क्वायर आ रहा है तो एक एक्स्ट्रा 2ab फैक्टर आ रहा है। तो जो ये एक्स्ट्रा 2ab फैक्टर है, ये फैक्टर, ये दिलीप मंडल साहब की बात है, उसको मैं साझा कर रहा हूँ, दिलीप मंडल साहब ने इस पे एक लेख लिखा। ये एक्स्ट्रा 2ab जो फैक्टर है, जो जनता की भावनाओं से कनेक्ट करने का जो फैक्टर है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो या तमाम मुद्दे हैं, कोई भी मुद्दा हो, ये मुद्दा अहम नहीं रख मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप जनता के पास वो 2ab लेकर पहुंच रहे हैं। विपक्ष सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के मुद्दे, इनको लेके पहुंचा, यानी कि विपक्ष के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो इधर भारतीय जनता पार्टी सुशासन और जो क्राइम रेट कम हुआ और विकास और तमाम अपने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने रखे, मीडिया के जरिए पहुंचाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये भारतीय जनता पार्टी का हो गया, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया या जहां भी तमाम चीजें हैं, वो मेरे समझ ख्याल से आप उस चीज को समझ रहे होंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा 2ab है, जो जन 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 तक जाकर, एक एक घर तक पहुंचकर जो बात बताई जाती है, कि अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें कि योगी जी हैं, अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो गया, काशी कॉरिडोर बन गया, काशी हो गया, मथुरा होगा, तो इस चीज को बताने में विपक्ष असफल रहा, वो जन जन तक पहुंचाने में, वो भावनाओं के साथ खेलने में विपक्ष असफल रहा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। अब ये लोग रुकेंगे नहीं, अब इस संगठन पे और ध्यान देंगे और मजबूत करेंगे, और आगे गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, तो वहां पे क्या मुद्दे होने चाहिए, वहां के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, ये उस पे काम करेंगे। और विपक्ष क्या करता है? विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्या, ये जनरल मुद्दे हैं और इसी को हर जगह लेके पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी चीज क्या है, पब्लिक से कनेक्ट होने में विपक्ष नाकाम रहा अभी तक, जो मेरा आकलन है। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी उस कनेक्शन को बनाने में सफल रही। जमीन पे रही, 150 की चप्पल, 250 की साड़ी, वो मोदी जी के 10 लाख के कोट पे भारी पड़ गई। ये एक स्लोगन चला था, खेला होवे स्लोगन चला था। उत्तर प्रदेश में जो खदेड़ा होवे स्लोगन है, वो नहीं चल पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जमीन पे उतरने वाली जो कमी है, वो कमी दिखी। विपक्ष के नेता चुनाव से 2-3 महीने पहले सक्रिय हुए, और बीच बीच में जो सक्रियता थी वो तात्क्षणिक रही, कंटिन्यूअस उस मोड में नहीं रहे। बूथ लेवल पे जो मैनेजमेंट था वो उतना मजबूत नहीं था। जब वोट बनवाने का काम हो रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग बूथ लेवल तक उतनी पकड़ बनाने में असफल रहे। वोट जो बनने का खेल हुआ, जो वोट कटने का खेल हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं सक्रियता की कमी दिखी। और जो एक कार्यकर्ता संवाद होना चाहिए, जो जिले लेवल के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, इनका जो डायरेक्ट एक कनेक्शन होना चाहिए, तो वो कनेक्शन में भी कहीं गैप दिखा। नीचे लेवल से जो समस्याएं हैं वो ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पाई, और कुछ चुनिंदा लोग ही वहां तक पहुंच पाए। तो वो चुनिंदा लोग जो चुनिंदा चीजें देके गए, तो उन चीजों पे चुनाव लड़ा गया। अब वो जमाना चला गया, मैंने आपसे पहले भी कहा था, 1-to-1 इंटरेक्शन का जमाना है। लोहिया साहब वाला जमाना फिर से आ गया है, चौधरी चरण सिंह वाला जमाना फिर से आ गया है, और लाल बहादुर शास्त्री जी वाला जमाना फिर से आ गया। अब लोग सादगी को पसंद करते हैं, सीधे सीधे वार्तालाप जो करते हैं उसको पसंद करते हैं। अब वो वीआईपी कल्चर वाली राजनीति, मुझे लग रहा है वीआईपी कल्चर वाली जो राजनीति है, वो जमाना कहीं ना कहीं मुझे गायब होते दिख रहा है। और अब राजनीति पार्ट टाइम राजनीति नहीं रह गई, अब राजनीति फुल टाइम राजनीति होगी। और जो
हमेशा राजनीति में सक्रिय रहेगा और जो हमेशा मुद्दे उठाता रहेगा और जो जितना मुखर रहेगा और लोगों के बीच में जाएगा, चाहे सच हो या झूठ, 10 बार उसको बताए और लोगों की भावनाओं के साथ जुड़े। जो भावनाओं के साथ जुड़ेगा, मुझे लगता है जनता उसको सर माथे पे रखेगी। आम आदमी पार्टी इसका उदाहरण है। तो हमें जो हमारी विचारधारा है, मेरा मकसद मनोबल गिराना नहीं है, मेरा मकसद ये है विरोधियों से भी सीखना चाहिए। जो विरोध में जो विचारधारा के लोग हैं, तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, अपना हौसला नहीं डिगाना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ईवीएम में हेर-फेर थी या शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ। भाई अपनी कमियों का पुनरावलोकन करें और 24 घंटे और 12 महीने जो लोग सक्रिय रूप से राजनीति को समय दे सकते हैं, तो वो लोग राजनीति में आएँ। मुझे लगता है अब ऐसी राजनीति का समय आ गया है कि आपको फुल टाइम राजनीति में रहना पड़ेगा। तो ये मेरा अब तक का 2 दिन का एनालिसिस था, 2 दिन का सर्वेक्षण था, तो इस पे आगे भी चर्चा होती रहेगी। रोज आपके साथ आऊँगा, दुगनी ताकत के साथ आपके पास आऊँगा और आप लोग जब चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अपनी जो सुझाव हैं, वो सुझाव मुझे दे सकते हैं। आप चाहे तो मुझे, अगर मेरी बातें आपको ठीक लगती हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक इस पे वीडियो के साथ है, तो मुझे सॉरी, ट्विटर का लिंक है, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है, अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, मेरी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरी बातें हैं, ये आप लोगों के मुद्दे हैं, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और जहां तक जमीनी रूप की बात है, तो जो मुझसे संभव हो रहा है, मैं अथक प्रयास कर रहा हूं और आगे भी इस तरह के प्रयास चलते रहेंगे। देश बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, तो मिलजुल के प्रयास करते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।